नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज डिग्गी कल्याण जी महाराज के दर्शन करेंगी। सीएम राज्य का यहां सुबह 10:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। वो यहां प्रदेश भर में खुशहाली की कामना करेंगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वर्ल्ड मुई थाई चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। मंगलवार को सीएम निवास पर चयनित खिलाड़ियों ने सीएम राजे से मुलाकात की। बाढ़ प्रभावित जिलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 1563 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसके लिए केंद्र को मेमोरेंडम भेजा जा रहा है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में दिनेश एमएन को बड़ी राहत मिली है। सबूतों के अभाव में मुंबई की स्पेशल सीबीआई अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। राजस्थान पुलिस के नए मुखिया अजीत सिंह शेखावत ने मंगलवार को पदभार संभाला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस मुख्यालय में अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्राइम मुक्त राजस्थान को पहली प्राथमिकता बताया। प्रदेश में बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी 3 और 4 अगस्त को संगठनात्मक बैठक करेगी। बैठक में सीएम राजे, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालातों को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सरकार दोनों ही इस मसले को लेकर संवेदनशील हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री खुद दौरा कर हालातों का जायजा ले रही हैं। खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा का जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बाबूलाल वर्मा सोमवार को जयपुर से बारह जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो बाल बच गए थे। हादसे में उनके पीए की मौत हो गई थी। भीलवाड़ा के महावीर पार्क के सामने चल रहे स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर थाईलैंड की 4 युवतियों सहित 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्पा सेंटर के मैनेजर सहित 2 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर नगर निगम की ओर से पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में स्टेट ग्रांट और कच्ची बस्ती के 101 पट्टों का वितरण किया गया। घरेलू गैस के उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अगस्त माह में 14 किलो 200 ग्राम किलो का गैस सिलेंडर 40 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है। वहीं 19 किलो का सिलेंडर 51 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है। राजधानी जयपुर के कलेक्ट्रेट स्थित एनएसयूआई के प्रदेश कार्यालय पर आग लग गई, जिससे कार्यालय जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। वेतन पेंशन की मांग को लेकर मंगलवार को 2 घंटे रोडवेज बसों के पहिए थमे रहे, जिसके चलते अकेले जयपुर में ही करीब 150 बसों का संचालन प्रभावित हुआ। वहीं पूरे प्रदेश में करीब 2000 से ज्यादा बसों का संचालन नहीं हो सका। मस्कट में फंसे झुंझुनू जिले के युवक ने एक बार फिर से ईटीवी से मदद की गुहार लगाई है। मुस्तफा नाम का युवक पिछले लगभग 5 सालों से मस्कट में फंसा हुआ है। इसने अपना एक वीडियो बनाकर ईटीवी को भेजा है। प्रदेश में बिजली महकमा भी डिजिटल पहल की तरफ आगे बढ़ रहा है। उपभोक्ताओं में डिजिटल और पेमेंट जागरूकता लाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिया जा रहा है। इसके लिए जयपुर डिस्कॉम ने 100 ग्राहकों को 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। कोटा में डेंगू रोगियों का बढ़ता मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। मामले में कोर्ट ने सीएमएचओ और कलेक्टर सहित 3 अधिकारियों को नोटिस जारी कर 6 सितंबर से पहले जवाब मांगा है। कोटा में एनसीवीटी में परीक्षा देने से वंचित छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मामले में उचित कदम उठाने की मांग की। झालावाड़ जिले को परिवार कल्याण कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जिले में विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों को सम्मानित किया गया। कोटा में 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद जुटे मलबे को हटाया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनकड़िया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में उन्होंने पीएम मोदी को 2 महीने पहले ही बता दिया था और वे 31 अगस्त को अपना पद छोड़ देंगे। असम दौरे पर पीएम मोदी ने बाढ़ से मरने वालों के प्रति शोक प्रकट किया और उनके आश्रित परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए नोटा के इस्तेमाल पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इसे संविधान का उल्लंघन करार दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि बिना संवैधानिक संशोधन ये विकल्प अवैध है।
एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर और रेखा की गैर हाजिरी का मुद्दा उठाया। नरेश अग्रवाल ने कहा कि जब माल्या को निकाला जा सकता है तो इन सदस्यों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के सभी सांसदों को मानसून सत्र में मौजूद रहने के लिए चेतावनी दी है। कार में यहां भीषण भिड़ंत हुई। देर रात हादसे के बाद ट्रक और कार में आग लग गई। आग लगने से कार चालक जिंदा जल गया। मौके पर एक दमकल ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। ट्रक चालक और खलासी ट्रक छोड़कर मौके से फरार। वीकेआई हरमाड़ा और दुर्घटना पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना के बाद एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दौलतपुरा टोल पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब गाड़ी नंबर निकाले गए हैं। अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित सफेदा फार्म हाउस की ये घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। ट्रक और कार में भिड़ंत, कार में लगी आग, चालक जला जिंदा। वहीं खबर टोंक से। टोंक के नेशनल हाईवे 12 पर निजी बस और डंपर की भिड़ंत हो गई, जिसमें 18 बस यात्री घायल हो गए। घायलों को टोंक के सादत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना का जायजा लेने टोंक सीओ संजय शर्मा भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो बस और डंपर की भिड़ंत। खबर टोंक से। घायलों को टोंक के सादत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। कई यात्री इसमें घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 12 पर यह हादसा हुआ। निजी बस और डंपर की भिड़ंत हुई, जिसमें करीब 18 बस यात्री घायल हो गए। एकदम बहुत तेज हवाई और मैं नीचे गिर गया। मैं कमर में बहुत तेज दर्द है अभी इस वक्त। कितनी सवारियां थी बस में? बस पूरी भरी हुई थी, मतलब सभी पे सीटों में सभी पे आदमी थे। कितनी मुश्किल से निकले बाहर, क्या फंसे हुए थे? पीछे का बैक गेट तोड़ के बाहर निकले हम। टक्कर कैसे हुई? टक्कर का इतना अंदाज नहीं हुआ, लेकिन अभी जो लग रहा है उससे कि ये डंपर से हुआ गया हादसा। ये भी सूचना मिली थी कि डंपर में और एक प्राइवेट बस के अंदर एक टक्कर हो गई है। जबरदस्त भिड़ंत थी इनकी। तुरंत मौके पे पुलिस आ गई थी। इंजर्ड को तुरंत हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। कुल 18 आदमी हमने हॉस्पिटल भिजवाए, जिनमें से करीब 9 लोगों को गंभीर चोट है। तो टोंक से सहयोगी मनोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं। मनोज, हादसा हुआ, सड़क हादसा हुआ, कई लोग इसमें करीब 18 यात्री घायल हुए हैं। क्या कुछ जानकारी, किस तरह हादसा हुआ? ये सुमित, जो बताना चाहूंगा आपको, जिस तरह की बात अभी हमारे सामने आई है, जो कि दत्ताधिकारी ने हमको बताया कि क्योंकि जो डंपर है उसके पीछे से बस ने टक्कर मारी है। लग रहा है कि जो बस चालक था उसको झपकी आई है नींद की, और उसी दौरान वो जाके डंपर से जाके पीछे से भिड़ी है। और भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि डंपर जो है वो डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी तरफ जो है जाके लटक गया। तो कुल मिला के ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो बस चालक है कहीं न कहीं उसकी चूक हुई है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि बस चालक ने पुलिस को बात बताई है वो कुछ और बताई है, लेकिन जो पुलिस का मानना है वो फिलहाल ये लग रहा है। मनोज, 18 यात्री घायल हुए हैं, क्या कुछ उनकी फिलहाल स्थिति बनी हुई है? जो घायल यात्री थे सभी को सादर अस्पताल ले जाया गया था, और क्योंकि 18 यात्री ले जाए गए थे, 9 को वहां पर भर्ती किया गया था, और उनमें से 3 की हालत गंभीर होने के चलते उनको जयपुर रेफर किया गया, क्योंकि ज्यादातर यात्री जयपुर जा रहे थे। ऐसे के अंदर जो झालावाड़ से बस आ रही थी, तो जो कुछ यात्री हैं वो दूसरी जो जिनकी चोटें नहीं लगी हैं, जिनके मामूली चोटें थी, वो दूसरे वाहन से जो जयपुर के लिए रवाना हो गए। चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। मनोज बता रहे थे टोंक में हादसा हुआ, बस और डंपर में भिड़ंत और लापरवाही बस चालक की प्रथम दृष्टया नजर आ रही है। कह रहे हैं नींद की झपकी आने की वजह से बस डंपर में घुस गई, चालक को नींद की झपकी आई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। 18 यात्री इस हादसे में घायल हो गए। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में 7 साल जेल की सजा काटने और 12 साल लंबे इंतजार के बाद आईपीएस दिनेश एमएन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मुंबई एसीबी विशेष कोर्ट ने मंगलवार को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई की। पर्याप्त सबूत नहीं मिलने और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दिनेश एमएन को
बरी कर दिया। दिनेश एमएन के बरी होने के बाद राजस्थान पुलिस महकमे में जबरदस्त खुशी की लहर दिखाई दी और जयपुर एयरपोर्ट पर आईपीएस दिनेश एमएन का भव्य स्वागत किया गया। लंबे इंतजार के बाद अदालत के फैसले पर आईपीएस दिनेश एमएन से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। अदालत का फैसला है, लंबा इंतजार करना पड़ा। फैसले के बाद सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की राहत आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये पूरा हमेशा न्यायपालिका के ऊपर विश्वास था, जुडिशरी के ऊपर विश्वास था और उसी उम्मीद से हमने वो 7 साल भी निकाले और 10 साल भी निकाले और बहुत बड़ी राहत है इस केस से निकलने की। लेकिन यही उम्मीद करते हमारे दूसरे जो साथी है वो भी जल्दी इस केस से बाहर आएंगे। हमारे लिए हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और हर तरह की परेशानियां होती है। हमारे वेपन ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं किसी को पकड़ने जाए तो आपके ऊपर गोली चल सकता है, आप मर सकते हो। एसीबी में रहते हुए आपने एकदम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त माहौल आपने बनाया था, एसओजी में रहकर आपने जिस तरह कार्रवाई की है, अब चूंकि अदालत ने आपको इस पूरे मामले में जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से सामने आया है और दूध का और पानी हुआ है, अब आपकी इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा रहेगी, किस तरीके से जो अपराधी हैं, अपराध है, उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे? नहीं, अब पुलिस में हमेशा अपराध तो हमेशा रहता ही है और कोई किसी कारणवश वो मीडिया में ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, इसलिए आपको लगता है बड़ा अपराध है। लेकिन जो आम आदमी रास्ते में जा रहा है, कोई दारू पी के किसी आदमी उसको थप्पड़ में मारे, उसके लिए वो बहुत बड़ी अपराध है। तो उसकी दृष्टि से देखें तो हर अपराध बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अपने घर में सुरक्षित रह रहा है, उससे घर में कोई 500 रुपये कोई चोरी करके ले जाए, उसके लिए भी बहुत बड़ी अपराध है क्योंकि उसकी जो सुरक्षा की भावना खत्म हो जाता है। अब जो चूंकि निश्चित तौर पर अदालत के इस फैसले के बाद मनोबल पुलिस का भी बढ़ा है, आपका भी बढ़ा है। अपराधी हमेशा एक नाम से खौफ खाते हैं, वो है दिनेश एमएन। आम आदमी में भरोसे का नाम है दिनेश एमएन। ये जो एक बैलेंस किस तरीके से आप इस पूरे मामले को करें? नहीं, ऐसा वो मुझे नहीं मानता हूँ किसी एक नाम से खौफ खाते। एक व्यवस्था होती है, एक टीम होता है, जब टीम सब मिलकर काम करते तब होता है। और पुलिस में जब अरेस्ट होते हैं और जब थोड़ा हमारा जब विल पावर दिखाते हैं कि बेल नहीं होने देना और अगर ज़्यादा बड़ा बदमाश है तो सज़ा कराना और कोर्टों में उनके केसेस पीछा करना, उससे माहौल बनता है और मुझे लगता है राजस्थान पुलिस में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जो अदालत का फैसला आया है उसके बाद दिनेश एमएन साहब का तो हौसला बढ़ा ही, इसके अलावा राजस्थान पुलिस के जो तमाम अधिकारी यहाँ पर आए हैं, जब वो उनसे मिले हैं और उनको बधाइयाँ दी हैं, तो उनके मन में अब एक चीज़ जरूर पैदा हुई है कि भले ही जो इन्वेस्टिगेशन होती है उनमें आरोप कई तरह के लगे, लेकिन अंत भला तो सब भला। राजस्थान पुलिस के नए मुखिया अजीत सिंह शेखावत ने मंगलवार को पदभार संभाल लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस मुख्यालय में अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने क्राइम मुक्त राजस्थान को अपनी पहली प्राथमिकता बताया, साथ ही जेल कर्मियों की समस्याओं पर भी ध्यान देने की बात कही। जो सामान्य हमेशा रहती वही हैं, लोगों की जान माल की सुरक्षा, उनकी इज्जत की सुरक्षा, और हम पुलिस का काम भी इन्हीं को इंश्योर करना है। उसमें हमारे सारे प्रयास रहेंगे, जो भी कुछ कर सकते हैं राजस्थान को सुरक्षित बनाने के लिए, हर तरह से सुरक्षित बनाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश भर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग लगातार छापे मार रहा है। किरण फाइन ज्वेलर्स पर आयकर विभाग के छापे, ग्रुप के 38 ठिकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की गई। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने ये छापे मारे हैं। राजस्थान, दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में छापामार कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त की, आयकर विभाग के छापे, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई सहित कई राज्यों में छापे। राकेश शर्मा जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, क्या जानकारी? देखिए सुमित, ये राजस्थान में आयकर विभाग की छापे की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरीके से आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने इस पूरे केस की सर्च की है और एक साथ 38 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये किरण फाइन ज्वेलर्स और इनके साथ साथ एक बहुत बड़ा रैकेट था
जो लगातार जो जिस तरीके से जो काला धन जमा कर रहा था, नंबर 2 का जो पैसा था उसको डाइवर्ट कर रहा था, जो रिटर्न फाइल करते थे उसमें ये बहुत कम जो है इनकम शो करते थे। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की है तो पता चला कि इस मामले में एक बहुत बड़ा रैकेट है जो टैक्स चोरी में शामिल है और इनका जो कनेक्शन है वो देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। तो इन्होंने कई जगह ऐसे शोरूम, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, सही कई जगह पर इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काले धन का निवेश किया है, जिसकी जानकारी इन्होंने न तो केंद्रीय एजेंसियां जो होती हैं और न ही राज्य सरकार की जो एजेंसियां होती हैं उनको दी है। तो आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने तमाम पहलुओं की जांच करने के बाद लगभग 350 अधिकारी कर्मचारियों के साथ एक साथ छापे मारे हैं। छापे की कार्रवाई अभी भी शुरू हुई है। निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़े पैमाने पर काले धन का खुलासा होने की उम्मीद है। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में आयकर विभाग के छापे की बड़ी कार्रवाई, किरण फाइन ज्वेलर्स पर आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की। ग्रुप के 38 ठिकानों पर एक साथ ही कार्रवाई की गई। राजस्थान, दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में आयकर विभाग ने मारे छापे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्षत्रिय युवक संघ के झोटवाड़ा के जयपुर स्थित कार्यालय में संघ प्रमुख भगवान सिंह जी रोल साहब सरने से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। साथ ही वहां ठहरे गुजरात के संत स्वामी धर्मबंधु से भी मुलाकात कर चर्चा की। गौरतलब है कि संत स्वामी धर्मबंधु राजकोट के पास आश्रम में पिछले कई सालों से 15,000 से 20,000 स्टूडेंट्स का राष्ट्र कथा के शिविर को आयोजन करते आ रहे हैं। इस शिविर में न सिर्फ हमारे देश की सेनाओं के प्रमुख अधिकारी बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी हिस्सा लेते रहे हैं। सड़क हादसे का शिकार हुए खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा को मंगलवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर डीएस मीणा के नेतृत्व में एक मेडिकल बोर्ड गठित कर वर्मा का इलाज किया जा रहा है। साथ ही वर्मा का कुशलक्षेम पूछने के लिए चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। रात को 1 बजे के लगभग बाबूलाल जी वर्मा साहब खाद्य मंत्री जी का 12 जाते वक्त दुर्घटना हुई थी और बड़े दुखद घटना रही कि उनके पीए की उसमें मृत्यु हो गई है और अभी बाबूलाल जी को कोटा से शिफ्ट किया गया है जयपुर में। अभी चिकित्सकों के द्वारा उनका परीक्षण किया जा रहा है, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह, सोनोग्राफी हो चुकी है और मैं समझता हूँ अभी उनकी हालत स्थिर है और मैं समझता हूँ उनके बहुत जल्दी ही शुभकामनाएं देते हैं कि बिल्कुल ठीक होकर वो आए। ऐसा जो डॉक्टर डीएस मीणा साहब हैं हमारे ऑर्थोपेडिशियन, उन्होंने देख लिया है। डॉक्टर एसके जैन साहब हैं न्यूरो सर्जन, उन्होंने देख लिया है। न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स जैसी कोई मेजर प्रॉब्लम लगती नहीं है। उनको हम मेडिकल आईसीयू 2 नंबर वार्ड में रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन। उनको दर्द है पूरे शरीर में, उसका निवारण करेंगे और बाकी वैसे वो ठीक है। और खबर जयपुर से, जहां जयपुर के पास चौमू में चोरों का आतंक फैला हुआ है। चोरों ने सुबह 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए, नकदी सहित सामान काफी सामान यहां से ले गए। महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी स्थित है, लेकिन बावजूद उसके चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की गश्त प्रणाली को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और लाजमी भी है सवाल उठने, क्योंकि 50 मीटर की दूरी पर ही, पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। चौमू के सदर बाजार की ये घटना है। मस्कट में फंसे झुंझुनू जिले के युवक ने एक बार फिर से ईटीवी से मदद की गुहार लगाई है। मुस्तफा नाम का ये युवक पिछले लगभग 5 सालों से मस्कट में फंसा हुआ है। इसने अपना एक वीडियो बनाकर ईटीवी को भेजा और बताया कि अरबी लोग उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं और रोज मारपीट करते हैं। मस्कट में अरबी ने इसका पासपोर्ट भी जब्त कर रखा है। उसने वीडियो के जरिए गुहार लगाई है कि इसकी मां बीमार है और ये भारत वापस लौटना चाहता है। 4 साल से ज़्यादा हो गया इधर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को ये अरबी घर नहीं भेजता, मेरा पासपोर्ट ये जब्त कर रखा है।
तो भारत सरकार से मेरी विनती है कि मेरे को नरक से जल्दी निकाले। घर में माँ बीमार है, बच्चे हैं, बीवी है, घर में बच्चे परेशान करते हैं। मैं और ज़्यादा रुका तो यहाँ मैं मर जाऊँगा। तो भारत सरकार से ETV से मेरी निवेदन है कि भारत सरकार भी मेरी आवाज़ पहुँचाए। और ये अरबी मेरे को परेशान करता है, रात को आके मारता है, दिन में आके मारता है। 3-4 महीने का मेरे को पगार नहीं दे रहा है बिल्कुल। तो मेरे को 4 साल से ज़्यादा हो गया। ETV से मेरी विनती है कैसे भी मेरे को करके यहाँ से निकाले। मैं बहुत परेशान हूँ इधर, बहुत परेशान हूँ। माँ पापा के लिए बहुत, भाई के लिए बहुत परेशान हूँ, बच्चों के लिए बहुत परेशान। बाढ़ प्रभावित जिलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 1563 करोड़ रुपए की मांग की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आपदा राहत विभाग के मेमोरेंडम को मंजूरी दे दी है। सीएम की मंजूरी के बाद केंद्र को 1563 करोड़ का मेमोरेंडम भेजा जा रहा है। जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर सहित पश्चिमी जिलों में आई बाढ़ से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। जिलों के आपदा के संबंध में अभी जो स्थिति बनी है, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही, जिस प्रकार की बाढ़ आई और जिस प्रकार से जनधन का भी और फसलों का नुकसान हुआ, उसका एक मेमोरेंडम बना करके हमने केंद्र सरकार को भेजा है। अभी उसमें 1563 करोड़ रुपए का टोटल बना है। इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो 567 करोड़ तो एक एग्रीकल्चर जो है सब्सिडी के रूप में जो हम पैसा देते हैं उसका हिस्सा है, और 121 करोड़ रुपया हमने जो पशुओं के लिए, कैटल के लिए, घास और बाकी सारी व्यवस्था के लिए उसमें से भेजा है। चलिए आइए अब देखते हैं प्रदेश में क्या कुछ है खास। सीएम राजे आज डिग्गी कल्याण जी महाराज के दर्शन करेंगी। सीएम राजे का यहां सुबह 10:30 पहुंचने का कार्यक्रम है। वो यहां प्रदेश में खुशहाली की कामना करेंगी। जस्टिस JK राका का विदाई समारोह आज शाम सतीश चंद सभागार में रखा गया है। ये कार्यक्रम हाई कोर्ट बार की ओर से रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग मौजूद रहेंगे। RAS मुख्य परीक्षा 2016 का साक्षात्कार आज से शुरू होगा। पहले चरण में 864 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। ये साक्षात्कार रोजाना 3 बोर्ड के लिए किया जाएगा। पहले चरण का साक्षात्कार 30 अगस्त तक चलेगा। मंत्री किरण माहेश्वरी आज प्रेस वार्ता करेंगी। वो दोपहर 2 बजे शिक्षा संकुल के मंथन सभागार में प्रेस वार्ता करेंगी। ये प्रेस वार्ता संस्कृत समारोह को लेकर होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए टोंक नगर परिषद द्वारा अनूठी पहल की जा रही है। नगर परिषद सभापति लक्ष्मी जैन की पहल पर टोंक में वसुंधरा सखी वाहन की शुरुआत होने जा रही है। वसुंधरा सखी वाहन के जरिए महिलाओं में योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने के लिए टोंक नगर परिषद की ओर से अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। पिछले 1 साल से चल रहे वसुंधरा सखी समूह के बाद अब वसुंधरा सखी वाहन की शुरुआत होने जा रही है। परिषद की सभापति लक्ष्मी जैन के आइडिया पर काम शुरू हो चुका है। इसके तहत वसुंधरा सखी वाहन के जरिए योजनाओं को प्रचारित किया जाएगा। वसुंधरा सखी वाहन जो नगर परिषद क्षेत्र में बिल्कुल महिलाओं के लिए निःशुल्क चलाई जाएगी, उसमें हमारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जितनी भी महिलाओं के द्वारा योजनाएं चलाई गई है, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, वो सब उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों उसमें चलाई जाएगी, ताकि जो भी महिलाएं उसमें बैठेगी तो उनको देखते हुए उनका लाभ उनको मिलेगा। टोंक नगर परिषद लक्ष्मी जैन की इस पहल को जयपुर में भी तारीफ मिल रही है। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन सुमन शर्मा और राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष ज्योति किरण ने इसे प्रदेश भर में शुरू करने की बात कही है। वसुंधरा सखी करके सारी योजनाओं को इनक्लब करना, और हर वार्ड में इनके यहाँ 45 वार्ड्स है, उसमें 20-20 लोगों की एक ऐसी वॉलंटियर टीम तैयार की
जो स्वच्छता को लेके कमिट थी, योजनाओं को लेके कमिट थी और सारी योजनाओं को लेके पूरे टोंक जिले में इसका प्रचार प्रसार हो और उपयोग हो। इसका केवल प्रचार प्रसार के लिए नहीं, महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उसका लाभ अक्सर नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जब महिलाओं ने बीड़ा उठा लिया और हमारी सभापति ने संकल्प कर लिया तो मुझे लगता है कि इसके साथ 1400 की टीम तो ऐसे तैयार हो गई है, एक महिला समूह जिसको कहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोष पे ऑलरेडी फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो पैसा रिजर्व है, अच्छी खबर ये है कि उसका कुछ भाग इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। महिला सेंट्रिक जो भी योजनाएं हैं उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से भी जो 32 से 42% आ रहा है उसका एक विशिष्ट परसेंटेज और जो हम देते हैं उसका रिजर्व है एक विशिष्ट परसेंटेज। पैसे की कहीं कमी नहीं है, कमी आइडियाज़ की है। इस प्रकार के अगर आइडियाज़ आते हैं तो मुझे लगता है कि राजस्थान उसे बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार करेगा। राज्य सरकार की ओर से भी विभिन्न योजनाओं को आमतौर पर महिलाओं को केंद्रित कर ही शुरू किया जाता रहा है। ऐसे में इस प्रकार के प्रयासों से महिलाएं सीधे तौर पर योजनाओं से जुड़ेंगी, जिससे उनको फायदा भी होगा। बाबूलाल धायल के साथ सौरभ गृहस्थी, ETV न्यूज, जयपुर। पिंक सिटी के मेयर एक्शन में दिखे। जनता की समस्याओं का समाधान न करने वाले जयपुर नगर निगम के अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकारा और मौके पर ही व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए कमेटी का गठन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। हवा महल ईस्ट जोन कार्यालय में मेयर अशोक लाहोटी जन सुनवाई कर रहे थे, आम लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी बीच हाथ में तख्तियां और मुंह पर काली पट्टी बांधे कुछ व्यापारी भी पहुंचे और मेयर साहब से अपना दुखड़ा सुनाने लगे। दुखड़ा संजय बाजार में गंदगी के आलम का। वहाँ कॉम्प्लेक्स का पानी बाहर निकल रहा है, लोगों की कोई देख रेख नहीं हो रही और वो जा रहे ये करते हैं कि भाई मान लो बच्चे स्कूल के बच्चे जाते हैं वो परेशान होते हैं। हमारी इतनी समस्या 30 साल से हर समस्या से जूझ रहे हैं हम, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जब 30 साल तक हम चुप बैठे हुए हैं तो आज भी पट्टी बांध के प्रदर्शन किया, आज भी हम चुप हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, क्यों समस्या तो वैसे ही वैसे हल नहीं हो रहा उनका। शिकायत सुन मेयर साहब भी एक्शन में आए, फटाफट अधिकारियों को फटकारने लगे। मौके पर ही कमेटी भी बना दी। हमने तुरंत एक कमेटी बनाई जो 15 अगस्त तक पूरी रिपोर्ट देगी। डिप्टी मेयर उसके चेयरमैन रहेंगे, उसमें जोन डीसी रहेगा, उसमें संबंधित पार्षद रहेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर दीपावली तक हम संजय बाजार का पूरा नियमितीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कि सन 14 से सन 11 से सन 2001 से यहाँ एप्लीकेशंस है, उन पे यहाँ कार्रवाई नहीं हुई है, तो हमने निर्देश दिए कि अगले 7 दिन के अंदर इन सभी मामलों की एक लिस्ट बना के रखें और जितने जो केस हैं उनको निपटाएं। अब देखना है कि मेयर साहब के एक्शन का असर कब तक नजर आता है। दीपक व्यास, ETV न्यूज, जयपुर। चलिए सुप्रभात। राजस्थान में फिलहाल इतना ही। ETV पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।